प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आप लोगों की शुरुआत होने वाली है इंडियन पॉलिटी की, जो कि अधिकारी बैच हमारा होने वाला है यूपीपीसीएस और ARO के लिए। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास या फिर संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि, तो संविधान की पृष्ठभूमि प्यारे मित्रों, हम लोगों ने देखा कि भैया हम लोग इसे दो कालखंडों में विभाजित कर देंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला रखेंगे हम कंपनी का शासन, दूसरा ताज का शासन। कंपनी का शासन और ताज का शासन। ये जो कंपनी का शासन रहने वाला है प्यारे मित्रों हमारा, ये रहने वाला है 1773 से लेकर के 1858 तक रहने वाला है। उसके बाद 1858 से लेकर के और 1947 तक ये हमारा ताज का शासन रहने वाला है। तो ये जो कंपनी के शासन है, कंपनी के शासन में कुछ महत्वपूर्ण चार्टर्स आते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखना हमें, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखना है, 1786 का चार्टर एक्ट देखना है, 1793 का चार्टर एक्ट देखना है, 1813 का चार्टर एक्ट देखना है, 1833 का चार्टर एक्ट देखना है, 1853 का चार्टर एक्ट देखना है। उसके बाद प्यारे मित्रों होती है भारत में क्या, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है प्यारे मित्रों, और इसके बाद सीधे तौर पर भारत में आ जाता है क्या, सीधे तौर पर भारत में आ जाता है हमारे क्या, क्राउन का शासन या फिर ताज का शासन। और ताज के शासन में हम लोगों को देखना है 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, 1861 का परिषद अधिनियम, 1876 का एक्ट, 1892 का परिषद अधिनियम, 1909 का परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और अंत में हम लोग देखेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हम लोग देखते चलेंगे। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है जी। अब मैं प्यारे साथियों जो आप लोगों को बात बताने वाला हूँ वो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया ये जो हमारा संविधान है, वर्तमान संविधान जो आज देख रहे हैं आप लोग, ये वर्तमान संविधान इन्हीं सब अधिनियमों का, इन्हीं सब चार्टर एक्टों का क्या है, एक विस्तार रूप है, एक क्रमिक विकास का परिणाम है प्यारे मित्रों। ये जो हमारा संविधान है ये इन्हीं सब का क्या है, एक क्रमिक विकास का परिणाम है। संविधान हमारा एक दिन में नहीं बना, बल्कि क्या हुआ कि एक क्रमिक विकास का परिणाम है प्यारे मित्रों। आप लोग पूछोगे कि गुरुजी कैसे, हमें तो सिद्ध करके दिखाइए। हमें क्या करके दिखाइए? हमें तो आप सिद्ध करके दिखाइए। चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि भैया 1853 के चार्टर एक्ट से क्या होता है, एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। ये क्या थी प्यारे मित्रों? ये एक सदनीय विधायिका थी, एक सदनीय विधायिका थी। यह एक सदनीय विधायिका थी जो संसद में उस समय, जो ब्रिटेन में उस समय जो संसद चला करती थी उसका ही एक छोटा सा रूप थी। यानी कि एक सदनीय विधानमंडल था, एक सदनीय विधायिका थी जो कि भारत में बनाई गई। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या करेगी? ये भारत के लिए कानूनों का निर्माण करेगी। बात ठीक है। लेकिन प्यारे मित्रों आगे चल करके 1919 में, कहाँ चल करके, 1919 के भारत शासन अधिनियम से ये जो संस्था बनाई गई थी अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको द्विसदनीय बना दिया गया प्यारे मित्रों। क्या बना दिया गया? इसको द्विसदनीय बना दिया गया। बात क्लियर है? उसके बाद आज़ादी के बाद प्यारे मित्रों जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद यही संस्था बनती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा। इसी संसद ने क्या, इसी संस्था ने क्या ले लिया? संसद का रूप धारण कर लिया। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे साथियों। बात ठीक है? बहुत बढ़िया। प्यारे मित्रों आज आप लोग क्या देखते हैं? आज आप लोग मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखते हैं। क्या देखते हैं? मंत्रिमंडलीय प्रणाली देखते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली आज आप लोग देखते हैं कि भैया ये उस विभाग के मंत्री हैं, ये उस विभाग के मंत्री हैं, और ये जो मंत्री होते हैं प्यारे मित्रों ये अपने अपने विभागों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर उत्तरदायी होते हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग में कुछ दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है, रेलवे विभाग में कोई दिक्कत होती है तो रेल विभाग मंत्री जिम्मेदार है। तो प्यार साथी ये जो मंत्री होते हैं ये अपने अपने विभागों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बात यहाँ तक वर्तमान समय में है? बिल्कुल है। यही जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये 1861 के परिषद अधिनियम से दी गई। ये तो वर्तमान में भी है।
बिल्कुल है प्यारे मित्रों। और आप लोग आज अपना सुप्रीम कोर्ट है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या किया गया, एक संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1935 में। इसमें क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और प्यारे मित्रों, वर्तमान जो संविधान है हमारा, उस वर्तमान संविधान का आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 1 भी यही बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो प्यारे मित्रों बताइए, ये जो चार्टर या अधिनियम है, इन सब का विकास संविधान हुआ नहीं हुआ, इन सब का क्रमिक विकास संविधान हुआ नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये जो चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते हमारे वर्तमान संविधान तक पहुँची हैं, हमारे वर्तमान संविधान तक प्यारे मित्रों पहुँची हैं। ठीक है जी। तो प्यारे मित्रों, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बात क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूँ, टॉपिक उठाऊँ अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी, टॉपिक रहेगा हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्यारे मित्रों, जितने भी आप लोगों के साथी हैं आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के जितने भी विद्यार्थी, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हमारे जो मित्रगण हैं या आपके जो मित्रगण हैं उनका भी क्या हो जाए, कुछ जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो उनका भला हो सके और वो भी अपने माता पिता का सपना साकार कर सके। प्यारे मित्रों, अगले ही वर्ष आप लोगों की एक अधिकारी बन करके आप लोग घर लौटें। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। प्यारे मित्रों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट समझने से पहले आप लोग 1726 का चार्टर समझिएगा। 1726 का चार्टर क्या समझेंगे हम लोग? अब समझेंगे 1726 का चार्टर, 26 का चार्टर। तो 1726 का चार्टर हम लोग समझेंगे। प्यारे मित्रों, 1726 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि आप सभी लोग जानते हैं उस समय भैया, उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में। कितनी प्रेसिडेंसी हुआ करती भैया? 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल, बंबई और मद्रास। बंबई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी प्यारे मित्रों। कब? 1726 के समय। ठीक है। अब है क्या कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों को 1726 के चार्टर एक्ट से क्या दिया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं, जो यहाँ के गवर्नर हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के लिए दिया गया क्या? कानून बनाने का अधिकार। यानी कि 1726 के बाद से ये जो बंगाल के गवर्नर, बंबई के गवर्नर और जो मद्रास के गवर्नर हैं, ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकते हैं। प्यारे मित्रों, बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब तो आप कहोगे कि गुरुजी 1726 से पहले क्या होता था? फिर 1726 से पहले क्या होता था? प्यारे साथी, 1726 से पहले जो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को जो कानून बनाने का अधिकार था, वो इन तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार था किसका? सीओडी का। किसका था प्यारे मित्रों? सीओडी का था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या फिर जिसे हम बोलते हैं निदेशक मंडल। क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। प्यारे मित्रों, क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। ये निदेशक मंडल क्या था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक इकाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई यह हुआ करती थी। कौन? सीओडी। तो आप लोग यहाँ समझे कि भैया 1726 के चार्टर एक्ट से क्या किया गया कि बंबई, मद्रास और जो बंगाल है, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनको कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए। लेकिन 1726 से पहले कानून कौन बनाता था इन प्रेसिडेंसियों के लिए? तो सीओडी बनाती थी। और सीओडी कौन होती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। और ये सीओडी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कानून बनाती थी, और ये जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ हैं, बंबई, मद्रास और बंगाल, इनके लिए भी यह कानून बनाती थी 1726 से पहले। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे मित्रों। ये जो 1726 का चार्टर एक्ट है, ये प्यारे मित्रों आपको लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर।
ठीक है, अगला बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। किसकी बात करते हैं हम लोग? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप लोग समझिएगा, फिर आप लोग कहोगे गुरुजी आपने रेगुलेटिंग क्या होता है ये नहीं समझाया। देखिए रेगुलेट का मतलब होता है कि किसी भी जो व्यवस्था है, कोई एक व्यवस्था है वो चलती आ रही थी लेकिन वो किसी कारणवश खराब हो गई, है ना। जब वो किसी कारणवश खराब हो जाएगी तो उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था नियमित चलती आ रही थी उस व्यवस्था में खराबी आ गई तो आप उसको विनियमित करेंगे या नहीं करेंगे? आप उसको विनियमित करेंगे या नहीं करेंगे? गुरुजी बिल्कुल करेंगे। तो किसी व्यवस्था को विनियमित करना, क्या करना? विनियमित करना या फिर उसमें सुधार करना क्या कहलाता है? रेगुलेटिंग कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब प्यारे मित्रों यहाँ तक हम कैसे पहुंचे आप लोग समझिएगा कि भैया क्या हुआ कि सन 1600 में, सन 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, प्यारे मित्रों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया कब? सन 1600 में। जब इसका गठन किया गया तो इसके लिए क्या इनसे बताया गया कि भैया आप लोगों के लिए 15 वर्षों तक क्या दिया जा रहा है? एक व्यापारिक एकाधिकार दिया जाएगा। व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। क्या दिया गया प्यारे दोस्तों? कि व्यापारिक एकाधिकार दिया गया इन्हें कितने वर्षों के लिए? शुरुआत में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ। किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ। पूर्वी देशों के साथ शुरुआत में 15 वर्षों के लिए इसे व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। और आगे चल कर के दोस्तों यह कंपनी 1608 में भारत में आई और 1609 में इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जेम्स प्रथम द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रथम द्वारा एकाधिकार को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। बात समझ में आई कि भैया सन 1600 में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब यह कंपनी बनाई गई थी तो इसके लिए पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। प्यारे साथियों आप लोग कहेंगे गुरुजी व्यापारिक एकाधिकार क्या होता? व्यापारिक एकाधिकार हम इस बात समझें कि मान चलो कोई काम है, कोई व्यापार है, मैं कह लूँ भैया इस व्यापार के लिए केवल मैं ही कर सकता हूँ और कोई व्यक्ति इस व्यापार के लिए नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा? उस व्यापार पर मेरा एकाधिकारी तो हुआ, अरे एकाधिकार तो हुआ। तो ऐसे कुछ था कि भैया व्यापारी एकाधिकार दिया गया 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ। लेकिन कंपनी 1608 में भारत में आई, उसके बाद 1609 में इस कंपनी के जो व्यापारी एकाधिकार था उसको अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। दोस्तों ये कंपनी व्यापार करती चली गई। व्यापार जब ये करती चली गई उसके बाद 1665 से लेकर के 1772 तक, प्यारे मित्रों 1665 से लेकर के और 1772 तक इस कंपनी ने क्या करा? अच्छी मात्रा में भारत में पूरी तरीक़ा से लूट मचाई, बुरी तरीक़ा से दोस्तों। और जब ये लूट मचाई भारत में तो भारत के जो किसान थे, किसानों को इन्होंने लूटना चालू कर दिया। जो भारत के लोग थे उन्होंने, भारत के लोग जो थे उनसे इन्होंने क्या कर दिया? कंपनी के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने रिश्वत आदि लेना शुरू कर दिए, रिश्वत उपहार आदि लेने शुरू कर दिए। और प्यारे मित्रों इन लोगों ने कृषि की हालत बदहाल कर दी। क्या कर दी? कृषि की हालत बदहाल कर दी। और भारत में जो स्थिति थी वो ज़्यादा ही खतरनाक कर दी। मतलब समझिए कि खाना खाने के लाले भी पड़ चुके थे उस समय। तो दोस्तों ये बात पता चली ब्रिटेन की संसद को, यह बात पता चली हमारी ब्रिटेन की संसद को, यह बात पता चली। जब ब्रिटेन की संसद को यह बात पता चली तो ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार करने के लिए भेजा क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और भारत के जो बंगाल हुआ करता था, बंगाल जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। तो यह सुधार किया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में प्रथम लिखित संविधान क्या था? तो दोस्तों प्रथम लिखित जो संविधान था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में, ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में प्रथम लिखित संविधान यह हमारा रहने वाला है। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में। बात यहाँ तक क्लियर है प्यारे मित्रों? ये बात समझ में आ गई कि भैया क्यों लाया गया? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यवस्था खराब हुई है उस व्यवस्था को हम सुधार सकें इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बात क्लियर? अब दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, इसमें मैं आपको दो मोटी मोटी बातें बताऊंगा। यदि ये दो मोटी मोटी बातें आप लोगों ने समझ ली तो इसका मतलब यह है कि आप लोग समझ चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो फैक्चुअल डाटा आएगा उसमें हम लोगों को क्या चिपकाना है प्यारे में। देखिए शुरुआत में 1-2 क्लासों में आपको दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ। शुरुआत में 1-2-3 क्लासों में आपको दिक्कत होगी और 2-3 क्लासों के बाद हम लोग इन्हीं का विस्तार करते हुए चलेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 दिन आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग सहयोग करिएगा और जुनून के साथ पढ़ते रहिएगा प्यारे साथी, ठीक है। तो पहला जो काम यहाँ से होने वाला है, यहाँ से संसद के नियंत्रण की शुरुआत हमको देखने को मिल रही है। और ये जो शुरुआत यहाँ से देखने को मिल रही है ये पूर्ण कब होगी? ये होगी दोस्तों 1858 में जाकर पूरी तरीक़ा से हो जाएगी संसद के नियंत्रण की शुरुआत। जब पूरी तरीक़ा से भारत में ताज का शासन आ जाएगा, जब भारत में ताज का शासन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? तो संसद के नियंत्रण की शुरुआत पूरी तरीक़ा से हो जाएगी। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ से शुरुआत हमको देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में प्रथम लिखित जो संविधान है वो ब्रिटेन की संसद भेज चुकी है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अगला जो काम यहाँ से देखने को मिलेगा हमें, वो हमको देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ से शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है? शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हमको यहाँ से देखने को मिल रही है प्यारे मित्रों। और ये पूरी तरीक़ा से कब हो जाएगी? ये पूरी तरीक़ा से हो जाएगी प्यारे मित्रों 1833 में। ये कब हो जाएगी पूरी तरीक़ा से? ये हो जाएगी हमारी 1833 में पूरी तरीक़ा से हमको देखने को ये मिलेगी। बहुत बढ़िया प्यारे मित्रों, लगे रहिएगा, देखते रहिएगा और पढ़ाई अपनी अच्छी तरीक़ा से करते रहिएगा प्यारे साथियों। प्यारे मित्रों, इंडियन पॉलिटी में मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लोगों की क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होने दूंगा। प्यारे साथियों, आप लोग जो प्रैक्टिस सेशन हो हमारा उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ा करें, देखिएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया एक तो यहाँ से संसद के नियंत्रण की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये कब हो जाएगी? 1858 में जाकर के। यहाँ को हो रही है शक्तियों के नियंत्रण की शुरुआत, शक्तियों के नियंत्रण। ये कब हो जाएगी? 1833 में जाकर के हो जाएगी। ये दोनों मोटी मोटी बात समझ गए? बहुत बढ़िया। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम समझेंगे कि शक्तियों के नियंत्रण गुरुजी कैसा है। गुरुजी कैसे? तो समझिएगा यहाँ से क्या काम किया गया। यहाँ से प्यारे मित्रों काम ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसकी सहायता के लिए एक क्या बनाई गई? एक प्यारे मित्रों कार्यकारी परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। और प्यारे मित्रों इसमें 4 सदस्य थे। कितने थे? इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। 4 सदस्य कौन कौन से थे? जो 4 सदस्य आप लोग लिखिएगा। नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस। नंबर 2 बोरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन, ठीक है। ये हमारे 4 सदस्य इसमें थे। प्यारे साथियों आपको इतना समझ में आया कि भैया बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया जा रहा है यहाँ से बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब पावर दी जा रही है।
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, उसकी सहायता के लिए क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर, एक कार्यकारी परिषद या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जा रहा है, जिसमें कितने प्यारे साथियों, 4 सदस्य हैं। कितने हैं इसमें, 4 सदस्य हैं। और कौन कौन है, फिलिप फ्रांसिस, वॉरवेल, क्लेवरिंग और मॉनसन, इसमें 4 सदस्य हैं प्यारे साथी। ठीक है भैया। अब आप कहोगे कि गुरुजी शक्तियों का नियंत्रण समझ में ना आई, शक्तियों के नियंत्रण या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण समझ में ना आई, शक्तियों का नियंत्रण या फिर केंद्रीकरण, शक्तियों का नियंत्रण या फिर केंद्रीकरण हमको समझ में नहीं आया। तो समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि प्यारे साथी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा 2 प्रेसिडेंसी और थी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है। अब इसके भी गवर्नर थे भैया, इसके भी गवर्नर थे। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं उनको अधीन किया गया किसके प्यारे साथियों, उनको अधीन किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के। क्या किया गया प्यारे साथियों, उनको अधीन किया गया। प्यारे साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अधीन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अधीन किया जा रहा है। लेकिन अभी ये कानून अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी इन्हें कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अभी किसके अधीन किया जा रहा है, अभी इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया जा रहा है, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को। बात ठीक है। अब मैंने कहा ना आपसे केंद्रीकरण की शुरुआत की गई, क्या की गई, केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। देखिए केंद्रीकरण भैया आप लोग समझिए, मान चलिए ये समाज है, क्या है, ये समाज है, समाज में तमाम शक्ति बिखरी हुई हैं। क्या बिखरी हुई हैं प्यारे साथी, ये शक्तियाँ बिखरी हुई हैं समाज में। और ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ क्या कर लें, अपने आप में समझौता करके और एक बिंदु में केंद्रित हो जाएं, एक बिंदु में डाल दी जाएं, एक बिंदु में केंद्रित हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये शक्तियां जो बिखरी हुई हैं वो एक जगह आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण या फिर शक्तियों का नियंत्रण यहाँ पर होने लगेगा। बात क्लियर है। तो ऐसे इन दोनों की शक्तियों को किसके अधीन किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया प्यारे साथियों। लेकिन अभी कानून बनाने का अधिकार इनके पास है। बात यहाँ तक क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। चलिए अगला जो है हमारा, इसमें अगला प्रावधान क्या था, अगला प्रावधान हमारा इसमें आया, देखिए अगले प्रावधान जानने से पहले एक बार देख लें हम लोग कि क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग यह हुआ करता था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, भैया देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि बंगाल के गवर्नर को, यानी कि बंगाल का गवर्नर है इस समय वॉरेन हेस्टिंग, अरे जब भी तो प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। बात ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर भी यही था, यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का क्या था, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर भी यही हुआ करता था। कौन, वॉरेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा फैक्चुअल में, कभी पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बात क्लियर प्यारे साथियों, ये हमारा फैक्चुअल डाटा भी है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो अगला जो प्रावधान हमारे आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करेगी, स्थापना की बात करेगी प्यारे साथियों, स्थापना की बात करी गई। और अगले वर्ष कब, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर भी दी गई, सब स्थापना की गई। कहाँ पर, कलकत्ता में। कहाँ पर की गई, कलकत्ता या फिर फोर्ट विलियम। कहाँ पर, फोर्ट विलियम, कलकत्ता या फिर फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें
जिसमें प्यारे साथियों एक मुख्य न्यायाधीश के साथ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? वो थे हमारे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीशों की यदि बात की जाए तो 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। प्यारे मित्रों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने बताया कि भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का क्या था? प्रावधान था। लेकिन अगले वर्ष 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता या फोर्ट विलियम में, जिसमें प्यारे साथियों एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश का कभी कभी नाम पूछता है तो क्या नाम था? एलिजा एम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन है? तो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। कितने हैं ये? हमारे 3 न्यायाधीश अन्य हैं। बात क्लियर है? लेकिन प्यारे मित्रों, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये नाम का ही सुप्रीम कोर्ट था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है, ये जो क्या है? ये प्यारे मित्रों नाम का ही सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या है? नाम का ही सुप्रीम कोर्ट है। क्या गुरु जी कैसे थे कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपील का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि यहां पर आप लास्ट अपील यहीं पर कर सकते हैं। अपील का अंतिम न्यायालय। ये क्या था? ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ये प्यारे मित्रों अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय नहीं था। जब ये अंतिम न्यायालय नहीं था तो इसे हम सुप्रीम कोर्ट कैसे बोलेंगे? भैया नाम का ही सुप्रीम कोर्ट था। फिर अंतिम न्यायालय कौन सा था अपील का? ये जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसके खिलाफ भी अपील हो सकती थी प्यारे मित्रों। इसके खिलाफ भी अपील हो सकती थी। वो थी इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में इसके विरोध में क्या हो सकती थी? अपील हो सकती थी। इसलिए हमने इसे अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा, अपील का अंतिम न्यायालय हमने इसे इसलिए नहीं कहा। प्यारे साथियों, समझ में आई होगी बात आपको। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हुआ करते थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति कौन करता था प्यारे साथियों? तो इनकी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हुआ करते थे, इनकी जो नियुक्ति होती थी, इनकी जो प्यारे साथियों नियुक्ति होती थी, इनकी नियुक्ति जो होती थी वो क्राउन के द्वारा होती थी। वो क्राउन के द्वारा या फिर राजा के द्वारा की जाती थी। और राजा इन्हें पद से हटा भी सकता था। पद से हटा भी सकता था। किसे? इनके लिए। तो राजा इनकी नियुक्ति भी करेगा और भैया पद मुक्त भी इन्हें कर सकता है राजा। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, एक प्रावधान आप लोग और ध्यान रखिएगा 1773 में एक प्रावधान और देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? क्या आप लोग जानते कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गड्ढे में क्यों गई थी? भैया उसकी व्यवस्था खराब क्यों थी? क्यों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया? क्योंकि उसके जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापारों में लग गए थे। और क्या हुआ? और जो वो भारतीयों से उपहार, रिश्वत आदि लेने स्टार्ट कर दिए थे। तो अंतिम काम यहाँ इसमें होगा ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के रिश्वत और उपहार आदि लेने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिखिएगा प्यारे साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के, लिख लीजिएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के उपहार, रिश्वत और उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई।
और उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के रिश्वत उपहार और उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। अंतिम काम इसमें क्या किया जाएगा कि जो सीओडी जो संस्था हुआ करती थी, सीओडी का कार्यकाल इस समय 1 वर्ष हुआ करता था, लेकिन इसका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। 4 वर्ष कर दिया गया। बात यहाँ तक क्लियर है प्यारे साथी? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान है। कुछ प्रावधान है। अगला आता है हमारे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। प्यारे साथियों, आप लोगों के हिसाब से इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगला आता हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे दोस्तों हम अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी बोलते हैं। अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या फिर इसका हिंदी में बोलें तो संशोधनात्मक अधिनियम। प्यारे साथियों, आप लोग इसकी नाम से ही जान रहे होंगे कि भैया ये संशोधनात्मक अधिनियम है या फिर अमेंडिंग एक्ट है। ये क्यों लाया गया था? ये लाया गया था कि ईस्ट इंडिया जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसमें जितनी भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। प्यारे साथी, इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान सुनिएगा। इसमें प्रावधान ये था कि आप लोग जानते हैं कि भैया एक गवर्नर जनरल था, एक उसकी कार्यकारी परिषद थी। इस गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की एकाधिकार या अधिकारिता क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए क्या कर दिया गया भैया कि गवर्नर जनरल उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, इसको सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय था, उसकी अधिकारिता या फिर क्षेत्र अधिकार से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है 1774 में, ये क्या नहीं करेगा? ये हमारे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद की सुनवाई नहीं करेगा। इसके क्षेत्र अधिकार से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो है इसको बाहर कर दिया जा रहा है। प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की ओर कदम उठाया? किसने? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर संशोधनात्मक अधिनियम ने कदम उठाया प्यारे साथियों। ठीक है। अगला आता है हमारे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। प्यारे साथियों, लगभग आज या कल की क्लास में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें। जैसे हम आपके साथ हैं वैसे आप लोग हमारे साथ रहिएगा और इंडियन पॉलिटी में झंडे गाड़ देंगे, धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं कर देंगे प्यारे साथियों। चलिएगा, अगला कौन सा आता है हमारा? अगला आता है हमारा कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमारा आता है और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से हमको महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भैया आप लोग जानते हैं कि भैया एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि ठीक नहीं? बिल्कुल ठीक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ से क्या किया गया, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया कि यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों से राजनीतिक कार्यों को व्यापारिक मतलब ट्रेड रिलेटेड जो मामले होंगे, ट्रेड रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, ट्रेड रिलेटेड फंक्शंस जो हैं उनको, और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग किया गया। प्यारे साथियों, क्या किया गया? अलग अलग किया गया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। व्यापारिक कार्यों से राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया BOC या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक मंडल। क्या बोलते हैं हम इसे? नियंत्रक मंडल हम इसे बोलते हैं। इसमें कितने सदस्य थे प्यारे साथियों? इसमें 6 सदस्य थे। किसमें थे? इसमें 6 सदस्य थे और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो क्राउन के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? क्राउन के द्वारा की जाएगी या फिर वहाँ के राजा या सम्राट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। बात ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, पॉलिटिकल फंक्शंस को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल, जिसमें 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जा रही है या फिर राजा के द्वारा की जा रही है। बात समझ में आ रही है प्यारे मित्रों? ठीक है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति का प्रावधान कब आया? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, समझते रहिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति का प्रावधान कब आया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी नियुक्ति का प्रावधान आया प्यारे साथी। और आप लोग कहेंगे कि गुरुजी व्यापारिक कार्यों को कौन करेगी? फिर तो व्यापारिक कार्यों को करेगी COD। कौन करेगी? COD करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर निदेशक मंडल। क्या करेगी? निदेशक मंडल व्यापारिक कार्यों को करेगी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? COD क्या है? COD आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है? ये सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है। क्या है? सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई यह है COD। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। गुरुजी देखो, आप लोगों ने कहा, आप लोग कहेंगे मुझसे कि गुरुजी देखो आपने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों से और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। बात ठीक है। और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए नियंत्रक मंडल या फिर BOC एक संस्था बनाई गई जिसमें 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और हमने कहा कि भैया व्यापारिक कार्यों जो हैं इनको करने के लिए COD या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक इकाई है वही इन कार्यों को करेगी। बात ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान लगाइएगा यहाँ पर प्यारे मित्रों कि जहाँ भी आपको 2 लोगों का शासन दिख जाए किसी भी व्यवस्था में, जहाँ आपको 2 लोगों का शासन दिख जाए किसी भी व्यवस्था में, उसको हम बोलते हैं क्या? द्वैध शासन की व्यवस्था। किसे बोलते हैं? द्वैध शासन की व्यवस्था। द्वैध शासन कैसे? देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ ब्रिटिश क्राउन शासन कर रहा है BOC के माध्यम से। दोस्तों देखिएगा, एक तरफ क्राउन या राजा शासन कर रहा है ब्रिटेन का BOC के माध्यम से, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है COD के माध्यम से। समझ में आ रही है प्यारे साथियों? तो मैंने कहा है कि जहाँ भी 2 लोगों का शासन दिख जाए, दोहरी शासन व्यवस्था दिख जाए, द्वैध शासन व्यवस्था या फिर दोहरी शासन व्यवस्था हम इसे बोलते हैं।
क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान कब लाया गया, यह द्वैध शासन का प्रावधान कब लाया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान प्यारे मित्रों लाया गया। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अगला प्रावधान यहाँ से क्या होगा? अगला प्रावधान यहाँ से होगा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग प्यारे साथियों जानते हैं कि भैया एक गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, और इसकी जो कार्यकारी परिषद थी इसमें अब तक 4 सदस्य थे, लेकिन इसमें से एक सदस्य को घटा दिया गया, इसमें कर दिए गए 3। लिखिएगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया। अगला प्रावधान यहाँ से आएगा कि प्यारे साथियों आप लोगों ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा कि भैया जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर, इन दोनों को इसके अधीन किया गया था, इसके अधीन किया गया। ठीक है भैया, अभी तो अधीन किया जा रहा है। मैंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, बिल्कुल अरे आपको याद है नहीं 1773 क्या गुरुजी आपने बिल्कुल कहा था। मैंने ये भी कहा था कि ये जो शक्तियों का नियंत्रण या शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है 1773 में, ये पूरी तरीका से 1833 में चला जाएगा। पूरी तरीका से कब हो जाएगा? 1833 में हो जाएगा, लेकिन 1833 से पहले भी तो कुछ ना कुछ किया जाएगा, तो बिल्कुल किया जाएगा। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों के लिए क्या दे सकता है? ये आदेश दे सकता है, ये आदेश दे सकता है, निर्देशन कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है इनका। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। क्या की गई? यहाँ पर केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। केंद्रीकरण को यहाँ पर मजबूती प्रदान की गई प्यारे साथियों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक प्रावधान और आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि जब भी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी किसी नियम कानून का उल्लंघन कर दे तो प्यारे साथियों उनकी जो सुनवाई होती थी, उनकी सुनवाई जो 1774 में भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसमें नहीं होती थी उनकी सुनवाई, बल्कि दोस्तों उनकी सुनवाई जो होती थी, उनकी सुनवाई करने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्या लिखेंगे आप लोग? लिखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई हेतु ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय की स्थापना की गई। प्यारे साथियों 84 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से इतने ही प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट इतने ही बनते हैं। अगला हमारा आता है 1786 का। कौन सा आता है? 1786 का। 1786 का चलिएगा। अब हम देखेंगे 1786 का चार्टर एक्ट। देखिएगा प्यारे मित्रों, 1786 का चार्टर एक्ट। चलिए 1786 के चार्टर एक्ट में प्यारे मित्रों यहाँ से आप लोग जानते कि भैया एक गवर्नर था, एक गवर्नर जनरल था, उसकी एक कार्यकारी परिषद थी। ठीक है ना? अरे एक गवर्नर जनरल है, उसकी एक कार्यकारी परिषद है। बहुत बढ़िया। इस गवर्नर जनरल को यहाँ से एक अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ लिखिएगा गवर्नर जनरल को
को अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह को आपातकालीन स्थिति में निरस्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है, चलिए, तो मैंने कहा कि गवर्नर जनरल को यहाँ से एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया कि गवर्नर, देखिए अब तक क्या होता था प्यारे साथियों, अब तक क्या होता था कि भैया ये जो गवर्नर जनरल था ये अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर ही कार्य करता था। क्या करता था? इसकी सलाह पर ही कार्य करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मतलब इसकी सलाह पर ही कार्य करता था, इसकी सलाह से अलग नहीं जाता था, मतलब इसकी सलाह इसके लिए बाध्यकारी थी, बाध्य थी माननी। जैसे पत्नियों की सलाह पति के लिए माननी जो होती है वो बाध्यकारी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? चलिए आगे। तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह को निरस्त करके, कब? आपातकालीन स्थिति में अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह को निरस्त करके वह अपने फैसले लागू कर सकता है। आपातकालीन स्थिति मतलब इसकी सलाह को रोक देगा, इसकी सलाह को वह रोक करके और अपने फैसले लागू कर सकता है कि ना अब तुम रुक जाओ, हम अपने फैसले लागू करेंगे। कब? आपातकालीन स्थिति में। मतलब कहा जाए तो प्यारे मित्रों, गवर्नर जनरल को यहाँ से वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को यहाँ से वीटो पावर दिया गया। और वीटो का मतलब ही होता है रोक देना, वीटो का मतलब होता है रोक देना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत बढ़िया। तो अब पहला प्रावधान तो हमने ये देखा। दूसरा प्रावधान यहाँ से ये था कि गवर्नर जनरल जो था, ये जो गवर्नर जनरल था, इसको क्या दिया गया? इसको मुख्य सेनापति की शक्तियाँ दी गई। मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। मुख्य सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई प्यारे साथियों। बात ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ कब दी गई, ये नहीं पूछेगा। लेकिन पूछेगा क्या कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियाँ उसे प्राप्त थी, या फिर जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियाँ थी। कौन था ऐसा? तो वो था, नाम लिखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियां भी थीं। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ से दो ही प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे 1786 से। अगला आता है हमारा 1793। लेकिन प्यारे साथियों 1793 का आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है 1813 का है। तो 1813 पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों 3 या 4 दिन का हमारा टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक विकास, उसके बाद हम संविधान सभा पर आएंगे। 2 दिन में हम संविधान सभा खत्म कर देंगे। ऐसे ही हम पूरा जो भी सिलेबस मैंने लिखवाया है आपको, वो सिलेबस में कवर आपको करा दूंगा। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए प्यारे साथियों। अगला देखें हम क्या देखेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। देखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में प्यारे मित्रों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1813 के चार्टर एक्ट का कुछ उद्देश्य थे 1833 के चार्टर एक्ट के। और उद्देश्य क्या थे प्यारे साथियों? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब
ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनको भी भारत में कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय की आज़ादी दी जाए, व्यापार व्यवसाय का अधिकार दिया जाए। और दोस्तों ये चाहते थे कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है जो कहाँ 1600 से चलता आ रहा है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। और भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनको धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाए। प्यारे साथियों, ये जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इसके उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत में आए, व्यापार व्यवसाय करें। दूसरा मैंने आपको बताया कि व्यापारिक एक कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करना भी इसका उद्देश्य था, और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार देना इसका अधिकार था। तो लिखिएगा, पहला, भारत में ईसाई मिशनरियों भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा लिखेंगे क्या उद्देश्य था इसका, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो यहाँ से क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी अगले 20 वर्षों तक, अगले 20 ईयर तक। प्यारे साथियों, ठीक है, यहाँ तक बात क्या बताया मैंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया गया, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर शर्त रखी गई, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी अगले 20 वर्षों तक। यानी कि अगले 20 वर्षों के बाद, यानी अगले 20 वर्ष कब होंगे, 1813 से 1813 में 20 वर्ष जोड़ोगे तो 1833 में, यानी 1833 में चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार की जो स्वतंत्रता अभी रखी है इन्होंने व्यापारिक अधिकार, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त किया जाएगा। बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, और दोनों क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं। क्या पूछता है कि कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो कब, 1813 में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः या फिर पूरी तरह कब समाप्त किया गया, 1833 में। क्यों पूरी तरह? क्योंकि जब ये दोनों जहां समाप्त होंगे वहीं पूरी तरीका समाप्त होगा। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार को कब समाप्त किया है। दोस्तों जब सब व्यापार समाप्त हो जाएंगे तो चाय का व्यापार भी समाप्त हो जाएगा। कब? 1833 में। बात यहाँ तक क्लियर है? और लिखिएगा, और प्रावधान यहाँ से था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। प्यारे साथियों, कहा गया कि भैया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा भारतीयों की शिक्षा पर। यहाँ से क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट से ही जहाँ शिक्षा की बात कर दी जा रही है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा भारतीयों की शिक्षा पर, यहाँ से दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव पड़ रही है। अंग्रेजी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव कब से पड़ी? तो 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। कौन लेकर के आए? मैकाले साहब लेकर के आए। ठीक है भैया। अगला देखेंगे चौथा। मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य और था। इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिशर चाहते थे कि अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत में आएँ, अपना व्यापार व्यवसाय करें। लेकिन प्यारे साथी, इन्होंने कहा कि व्यापार व्यवसाय आप कीजिए, आप आइए व्यापार व्यवसाय कीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन कब कीजिए? आप पहले लाइसेंस ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? आप लाइसेंस ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, अभी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, अन्य कोई कंपनी इसको नहीं करेगी, क्योंकि लाइसेंस लेना जरूरी है भैया। हो सकता है तुम चाय का व्यापार करने लगो, इसलिए लाइसेंस की व्यवस्था यहाँ से लागू की गई। तो अन्य यूरोपीय कंपनियों को लाइसेंस की व्यवस्था लागू की गई। अन्य यूरोपीय कंपनियों के लिए, अन्य यूरोपीय कंपनियों के लिए लाइसेंसी व्यवस्था लागू की गई। बात ठीक है प्यारे साथियों यहाँ तक? तो आज की क्लास प्यारे साथियों यहीं तक होगी हमारी। आगे हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्यारे साथियों, आप लोग बने रहें एफएम गोल्ड के साथ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को हम डिलीवर करेंगे। मानता हूँ एक तो क्लास में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और हम भी पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। ठीक है प्यारे साथियों, लगे रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ और हम भी आपके साथ हैं, जुड़े रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक। ठीक है प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद।